नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली की तरफ से आज हम एकत्रित हुए हैं इस समारोह में जो अगस्त का अनावरण समारोह है। रणनीति जिनके विचारों में है और राष्ट्रभक्ति जिनके सांसों में है, वे केवल एक सैनिक नहीं, एक युग दृष्टा हैं। वीरता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की जिन ऊंचाइयों को उन्होंने स्पर्श किया है, वे भारतीय सैन्य परंपरा में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। हम बात कर रहे हैं उन विभूति पुरुष की जो कारगिल की विकट चोटियों पर केवल सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि एक राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा कर रहे थे। भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख, परम विशिष्ट सेवा मेडल एवं अति विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित जनरल वेद प्रकाश मलिक जी एक ऐसा नाम जो सैन्य अनुशासन, रणनीतिक प्रखरता और अद्वितीय नेतृत्व का पर्याय बन चुका। 1999 में कारगिल युद्ध में जब राष्ट्र की सीमाएं ललकार रही थीं, तब जनरल मलिक जी की अडिग सोच, असाधारण धैर्य और जो है उसी से लड़ेंगे ऐसी ऐतिहासिक घोषणा ने देश को नई ऊर्जा और विश्वास प्रदान किया। उनका जीवन केवल वर्दी तक सीमित नहीं रहा, वे विचारक हैं, लेखक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। वैश्विक साहित्य पत्रिका कवितावली अगस्त अंक के अनावरण समारोह में भारत की सैन्य गरिमा के प्रतीक जनरल वेद प्रकाश मलिक जी को मुख्य अतिथि के रूप में हम इस अनावरण समारोह में पाकर अत्यंत सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित भी करते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। तो जनरल वेद प्रकाश मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी साथियों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है जनरल मलिक जी, थैंक यू आपका इस अनावरण समारोह में। और हम चाहेंगे कि आपके हाथों अगस्त अंक का जो हमारा कवितावली पत्रिका का अनावरण है वो किया जाए विधिवत पूर्वक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल मलिक जी। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कवितावली अगस्त अंक का एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन है, आपके सम्मुख रखना।
जी, तो ये प्रेजेंटेशन जो है हमारी कवि की अगस्त अंक की वीडियो प्रेजेंटेशन, और इसके बहुत अच्छा लगा देख के। अभी तो मैंने मैगजीन देख भी ली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लेख हैं या कविताएं हैं वो सब वीरता, शौर्य और समर्पण, बाकी इन चीजों की हैं। स्वतंत्रता से लेकर, इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की ऑप सिंदूर भी उसमें कवर किया हुआ है। जी तो जो जितने भी लेखक हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी और शुभकामनाएं भी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनाब मलिक जी, क्योंकि जो कलाकार और साहित्यकार होता है बहुत भावुक होता है और छोटी से छोटी बातों से भी प्रभावित होता है। साथ ही आमंत्रित करूंगा प्रेमवीर जी को। प्रेमवीर जी दो शब्द रखेंगे कवितावली के लिए। हाँ, धन्यवाद सुरेश पुष्पाकर जी। मलिक साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं बात कर रहा हूँ उस साहित्यिक धरोहर की जो केवल एक पत्र का ही नहीं अपितु वैश्विक हिंदी साहित्य का एक उज्जवल मंच बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कवितावली पत्रिका की। कवितावली एक वैश्विक हिंदी साहित्य मासिक पत्रिका है जो कविताओं, गजलों, दोहों, गीतों, नुक्तों और लघु कथाओं के माध्यम से साहित्य के विविध रंगों को एक साथ पिरोती है। ये मंच भारत ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से लेखनी की रोशनी लेकर आने वाले रचनाकारों को एक साझा स्वर और सम्मान प्रदान करता है। यहाँ उभरते हुए प्रतिभाशाली साहित्यकारों की रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं और साथ ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों की लेखनी भी पाठकों तक पहुंचाती है। कवितावली साहित्य व कला का वह अद्भुत समावेश है जहाँ संवेदनाएं आकार लेती हैं, शब्द आत्मा को छूते हैं और विचार एक नई दिशा गढ़ते हैं। यह पत्रिका केवल पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। एक साहित्यिक यात्रा जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और भाषा व भावों के माध्यम से विश्व से जोड़ती है। धन्यवाद। आपका बहुत 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 धन्यवाद अच्छा, प्रेम जी। बहुत अच्छा। जनाब मलिक जी, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। एक तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आपके हाथों में बागडोर थी जब कारगिल का युद्ध हुआ है, थोपा गया पड़ोसी के द्वारा। उस समय जो भी रणनीति बनाई गई हैं उसमें, और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस वक्त, उनसे आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। कोई ऐसी मीटिंग में कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते जब मैं आर्मी चीफ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे यहाँ पर एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, तो हैं? वो जी। उसके इंचार्ज भी थे। वो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी जो होती है उसके बीच में फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सिर्फ यही चार मिनिस्टर्स होते हैं। तो कई बार मिलने का मौका मिला, लड़ाई से पहले की भी और लड़ाई के बीच में तो बहुत ज्यादा हम मिलते थे और बाद में भी मिलते रहे काफी समय तक। अ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो ज्यादा सुनते थे, बोलते बहुत कम थे। और कई बार हम लोगों को मीटिंग में लगता था कि शायद सो रहे हैं, लेकिन हमको ये बाद में महसूस होता था जब कोई सवाल उठा लेते थे। तो जब उनके प्रश्न आते थे तो फिर हैरानी होती थी कि ये तो बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मिजाज था।
जो भी कोई प्रश्न उठता था तो वो सबसे पहले लोगों से पूछते थे, जो भी साथी थे, हम लोग भी बैठे होते थे, कि आपका क्या विचार है। और जब हम लोगों का विचार होता था तो उसके बाद में, पूरे डिस्कशन के बाद में, फिर वो अपना फैसला सुना देते थे कि अच्छा ऐसा करेंगे। जी और एक और बात मैंने देखी कि उनका फौजियों की तरफ या फौजी फैमिलीज की तरफ बहुत ही अच्छा और बड़ा इम्पैथेटिक इम्पैथेटिक बड़ी एम्पैथी उनकी तरफ थी। और जब भी हमने कोई चीज उनसे मांगी, फौजियों के लिए या उनकी विधवाओं के लिए या उनके बच्चों के लिए, उन्होंने कभी ना नहीं की और एकदम उसका हाँ, ये करेंगे, ये होगा, जी ऐसी बातें कहते थे। और एक बार मुझे याद है कि जब मैंने उनके पेंशन के बारे में बोला कि विधवाओं की पेंशन को बढ़ा देना चाहिए, बहुत कम है इस वक्त, तो एकदम से हाँ ये होगा और हम करेंगे। मेरी पत्नी जो उस वक्त AWWA की चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने एक दफा सवाल उठाया कि जो हमारी विधवा लड़कियां हैं और वो छोटी उम्र की होती हैं, तो जब वो दोबारा शादी करती हैं तो उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। तो उसमें वो एक जो है, वो विधवा लड़कियां भी थोड़ा शादी नहीं दोबारा करना चाहती, विच इज नॉट ए गुड थिंग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अ, अगर आप कहते हैं ये ठीक है, तो शादी करने के बाद में भी उनको पेंशन मिलती रहेगी। एक बहुत बड़ा कदम था बहुत बड़ा ये। बदलाव। और एक और बात ये थी कि कई विधवाओं ने बोला कि हम फौज को ज्वाइन करना चाहती हैं। काफी अचंभे की बात थी उस वक्त। तो जी हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि अभी लड़की विधवा हुई है और अभी आके कहती है कि मुझे फौज में ज्वाइन करना है, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे फौज में ज्वाइन करना है। वो भी हमको इजाजत मिल गई। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी फौज में कई विधवा लड़कियां हैं जो अफसर बन गई हैं और वो चल रही हैं। तो बहुत ही अच्छे मिजाज के और बड़े भावुक तो थे ही, वो भी पोएट ही थे। और साथ साथ में उनका जो था, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उनको मजाक में बोला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी पुराने जमाने में जो भी प्रधानमंत्री थे, एक दफा चीफ के घर में आते थे खाना खाने के लिए। जी तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते हैं, उन्होंने बोला तो आप मुझे न्योता दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप इसको न्योता समझिए, अगर आप आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी और आपको यकीन नहीं होगा, उसी वक्त बोला कि हाँ मैं आऊंगा। और हमारे घर में आए जिस दिन उन्होंने आना था। तो सुबह मुझे टेलीफोन किया कि क्या मैं अपनी बेटी को और दामाद को साथ में ले आ सकता हूँ। तो हमने कहा आपको बहुत खुशी होगी। वो आए और बड़े आराम से, हमने कोई 10-12 लोग ही थे, घर का बना हुआ खाना था, तो हमने बड़े आराम से खाना खाया और बड़े रिलैक्स होकर बातचीत की। और उसके बाद में हमको उनकी बेटी ने बताया कि मैंने बहुत दिनों के बाद में बाबूजी को ऐसे रिलैक्स होते हुए और हंसी मजाक में बातचीत करते हुए देखा है। तो मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक हमारे भारतवर्ष के बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ऐसे इंसान काफी कम ही मिलते हैं इतने ऊंचे औहदे पर। इतनी आत्मीयता रही आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत होती रही, आपकी आपके घर भी आए हैं। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको आप किस रूप में कैसे देखते हैं? मतलब क्या कोई आप कंपैरिजन करना चाहेंगे उनके साथ, या और जो प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं स्वतंत्र भारत के, उनके किसी प्रधानमंत्री के साथ उनका कंपैरिजन करना चाहेंगे, या अलग से इन्हें आप रखना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं? दोनों अलग अलग नेचर के प्रधानमंत्री हैं।
रहे हैं। जितने इनफॉर्मल थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इतने इनफॉर्मल नहीं हैं, वो थोड़ा फॉर्मल हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। आज के दिन तो उन्होंने मेरे ख्याल में 2048 दिन भी सेकंड प्राइम मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट डे बने हुए हैं। जी और उनके साथ में भी कई बार मैं मिला हूँ, और डेवलपमेंट की तरफ उनका बहुत ध्यान है। देश की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान है। और दूसरा जो बड़ी चीज है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर उन्होंने इतना जोर दिया है, ताकि जी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी गवर्नेंस है वो डिजिटाइजेशन से आसान बने, और पूरी भारतवर्ष के लोगों को उसमें मदद मिले। आज देखेंगे बैंकिंग सिस्टम है या शॉपिंग है या जितने भी हैं, छोटे से छोटा दुकानदार भी जो है वो यूपीआई से आपसे ट्रेड कर सकता है। तो ऐसे कई डेवलपमेंट जो उन्होंने की है, खासकर वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए, या इकोनॉमिकली वीकर जो हमारी जनता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रही है। सिक्योरिटी वाइज उन्होंने और भी जो डेवलपमेंट किए हैं, बॉर्डर एरिया में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और जी जिस तरीके से रेलवेज में, रोडवेज में ऐसी जो तरक्कियां हुई हैं वो पहले नहीं होती थी या बहुत आहिस्ता होती थी। जी सिक्योरिटी की तरफ से उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। पहला है कि उन्होंने आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत जोर दिया है। जी पहले हम लोग बहुत दिक्कत आती थी अपने हथियार बाहर से मंगाने में, मिलते नहीं थे, आते भी थे तो बहुत टेस्ट करना पड़ता था, कीमत बहुत देनी पड़ती थी। तो जब से उन्होंने आत्मनिर्भरता के ऊपर इसके ऊपर जोर दिया है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अभी भी हमको आगे काफी जाना है, लेकिन जिस तरीके से ये काम शुरू हुआ है हमको बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली होती है। एक ये है। और दूसरी बड़ी बात देखिए, मैंने जो स्ट्रेटजी में उन्होंने बदल दिया है। जी पहले हम लोग ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटजी में हम लोग काम करते थे और जी बड़ा रिस्ट्रेन हमको रखा हुआ था। पर नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में उन्होंने उसको थोड़ा अग्रेसिव बना दिया है, ताकि दुश्मन को मालूम पड़े कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर हमको आपने हमारी तरफ उंगली उठाई तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये बातें जो हैं आपने देखी होंगी कि जब हमने क्रॉस बॉर्डर शुरू किया, पार करना शुरू किया, और फिर बालाकोट में हमारे हवाई जहाज गए, और फिर आपने अभी तो देखा होगा ऑफ सिंदूर में। तो ये प्रोएक्टिव जो डिफेंस पॉलिसी है, ये इसके लिए मैं उनको बहुत मान्यता देता हूँ कि पहले डिफेंसिव जो एटीट्यूड थी उससे अभी हम लोगों की प्रोएक्टिव एटीट्यूड और स्ट्रेटेजी हो गई है। जी तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि उनका योगदान है। तो आपका कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं भारत देश के, तब से जो सेना है हमारी, चाहे वो आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, उन्हें मजबूती मिली है, एक जी हाँ। मानसिक तौर पर भी, और जैसे हम कहें स्ट्रेटजी जो है, जो बनाने की बात होती है, जैसे कि आपने कहा कि प्रोएक्टिव एक हमने वो एक रास्ता इख्तियार किया है, जैसे हम डिफेंसिव मोड में रहते थे, वो सब किया है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो एक खुली छूट देना सेना को, जैसा कि हम सुनते हैं समाचारों में, ये बातें सही हैं, आपका ये मानना है? हाँ, बिल्कुल सही है। और सेनाओं को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमको ऐसे गाइड करने वाले भी प्रधानमंत्री हैं। और हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं। अब आप सिंदूर के बारे में आपको मैं बताऊं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज हम मिसाइल हमने इस्तेमाल की हैं। जी तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जाने के
की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने हवाई जहाज अपने एरिया के अंदर से मिसाइल छोटी छोड़ी, जो उनके जगह जगह के निशाने के ऊपर बड़ी एक्यूरेटली के साथ में उसने काम किया। तो ये एक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है उसके साथ वो हमको भी मिलती रही है, उसमें हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ती गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसी चीजों में हमने कई देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बने हुए अपने इक्विपमेंट है, चाहे वो ब्राह्मोस है या आकाश मिसाइल्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, अब दुनिया में शायद ये पहचान हो गई है कि ये हमारे चीन से हथियारों से बहुत अच्छे हैं। और जी। अब उनके बारे में लोग और भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग, कुछ देश तो उसको जल्दी से खरीदना भी चाहते हैं। हथियारों तो की ये टेस्टिंग एक हो गई इसी बहाने, आप ये कहना बड़ी चाहते उपलब्धि है, मैं समझता हूँ। हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारी सेना को और मजबूती मिली है इस कार्यकाल में, जो भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कारगिल युद्ध जब हुआ, एक थोपा गया युद्ध था हम पर, भारत पर, धोखे से अ, दुश्मन ने जो है वो वार किया। और एक हमें उस वक्त जो रणनीति आपने जो भी सोची, जो भी साझा की, उस वक्त के राजनीतिक जो हमारे जो लीडर्स थे उनके साथ, तो उन्होंने सहजता से उसे मान लिया, या आपको थोड़ी परेशानी आई, या उसके साथ ये भी मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कारगिल का जो युद्ध था, पूरा देश भावुक था उस समय, क्योंकि एक अचानक से एक धोखे से वार किया गया था। तो आ, कोई भावुक पल कारगिल के समय का जो आपके लिए हो बहुत ज्यादा, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। ये पहला जो आपने सवाल किया, उस वक्त भी हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई, जो कैबिनेट से हम हुक्म मिले थे, तो जी। वो रिस्ट्रेंट के थे। क्योंकि 1998 में हमने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। जी। तो हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत सैंक्शन थी, और कई देश तो हमारे साथ में बातचीत भी नहीं होती थी। जी। तो उस वक्त का हालत सैंक्शन का हालत था। तो जो भी पॉलिसी हमारे कैबिनेट ने दी, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने, वो बड़ी रिस्ट्रेंट थी। और हमारे ऊपर उन्होंने बोला कि आप इनको यहाँ से तो खदेड़ो, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना आपने। तो वो जी। थोड़ी हमको और मुश्किल में डाल दिया कि आप समझिए कि एक हमारा हाथ बंद गया, और दूसरे हाथ से ही हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। तो काफी मुश्किल थी, और तो आपका खासकर उस कहना, एरिया मैं आपको बीच में रोकते हुए ये पूछ रहा हूं, तो आपका कहना ये है कि सेना चाहती थी बॉर्डर पार किया जाए, ये जो रणनीति थी कि में अगर बॉर्डर हम पार शुरू करके शुरू दुश्मन में, को। जी। जी। अगर हम शुरू शुरू में जगह जगह के ऊपर उसी एरिया के अंदर भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते, तो शायद हमको लड़ाई जल्दी खत्म हो सकती थी। लेकिन अब जो हुक्म दिया, तो वो आर्मी और एयरफोर्स जो उस एरिया में हम लोग काम कर रहे थे, तो जी। हमको ये था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस करेंगे। और ये बीच में भी हमारा एक दो बार डिस्कशन हुआ, तो जी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जाना है। ये उनकी अपनी जो है, आप समझिए कि ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, उनकी अपनी पॉलिसी, देश की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को भी लेके सबको था। जी। भावुक इंसिडेंट, मैं समझता हूं कि मई के लास्ट में, आखिरी हफ्ते में, और जून के पहले हफ्ते में, 10 दिन पहले, जून जी। के 10 दिन, उन दिनों में काफी स्ट्रेस था मेरे ऊपर, और बाकी मेरे साथियों पर भी। क्योंकि हमने पहले पहले हमको ये इंटेलिजेंस मिली कि वहां पर एक जगह चोटी के ऊपर, तोलोलिंग चोटी के ऊपर सिर्फ 6-8 आदमी बैठे हैं, तो उनको निकाल दो। तो जो लोकल कमांडर है, उन्होंने अपनी जो सेना की अ, एक प्लेटून भेजी कि आप उनको वहां से खदेड़ दो। जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमको मालूम पड़ा कि वो 8-10 आदमी नहीं है, वो काफी ज्यादा तादाद में है।
और उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार भी हैं, मीडियम मशीन गन, एयर डिफेंस गन्स जी और एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हैं। अब बाद में हमने अ, काफी तैयारी करने के बाद में 6 जून को फिर दोबारा हमने वहां पर लड़ाई शुरू की, एक अटैक वहां पर किया। जी तो वो 6 से लेकर 12 तारीख तक, 13 तारीख तक वो लड़ाई चलती रही और बीच बीच में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। जी तो आप समझ सकते हैं कि चीफ को जो रोजाना बातें मिल रही हैं और हमारे कई अफसर और जवान उसमें शहीद भी हुए, तो वो बड़ा टेंस मौका था। और जब हमने 13 तारीख को टोलोलिंग के ऊपर विजय हासिल की, तो काफी मुझे थोड़ा शांति मिली और जी अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी एहसास हुआ कि जो आगे हमको लड़ाई लड़नी है वो इतनी आसान नहीं होगी, कि आगे क्या चैलेंजेस हैं वो भी होंगे। जी तो भावुक होना तो हर एक फौजी के लिए होता ही है, क्योंकि आपके साथी शहीद हो जाते हैं और आप एक दिन मिलने के लिए गए और 6 दिन के बाद में जब आप वहां पर गए दोबारा, तो आपको वो मिला नहीं और आपको बोला गया कि वो तो शहीद हो गया है। तो ऐसी जो चीजें थी। लेकिन हर एक सैनिक को अपना काम, अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो हम लोग भी अपनी ड्यूटी करते रहे। और वो समय थोड़ा बहुत नाजुक था मेरे लिए, स्ट्रेसफुल था। जी उसके बाद में इतनी स्ट्रेस नहीं रही, और मैं समझता हूँ कि तोलोलिंग की जो विजय थी वो एक कारगिल की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। जी। तो युद्ध और तनाव की स्थिति में कैसे संभालते हैं आप चीजों को, ये जानना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि अम, हर एक कमांडर, उसको स्ट्रेसफुल तो होना ही, ये नेचुरल चीज है एक। और मैं खुद 3 चीजों पे मानता हूँ। जी पहली बात तो ये मैं मानता हूँ हमेशा कि आपको ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। जी और हम सब करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो हमारा, पर ईश्वर में विश्वास करना, या जैसे भी आप गॉड समझिए, उसमें विश्वास करना जरूरी है। और वो सबके लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज है। थोड़ा आदमी को स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, जी तो उससे बड़ी शांति मिलती है, उससे आपको साहस मिलता है, उससे आपको धैर्य मिलता है। जी और दैवी शक्ति ऐसी है चीज जो आपको ये चीजें देती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि फैमिली के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि युद्ध के समय में फैमिली जैसा कोई स्ट्रेस बस्टर नहीं है। जी आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रेस बस्टर। और मेरी पत्नी चाहे ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन साथ में रहते हुए वो अगर मेरा टेंशन देखती थी मेरे ऊपर, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसको हटाने के लिए कुछ कह देती थी। बच्चों का भी यही आपको मैसेज आते थे। जी तो वो फैमिली के ऊपर आपका जो है विश्वास होना चाहिए, और वो आपको बहुत मदद करेंगे। और तीसरा, अपने साथियों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जी उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे अपनी फौज के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और है। मैं जी समझता हूँ कि पूरे दुनिया भर में हमारे जैसे जवान कोई बहादुर नहीं है, कोई शौर्यवीर नहीं है इतने, जो अपनी देश के लिए, जो सेवा करने के लिए और उसमें बहादुरी के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। तो ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो थोड़ा जो स्ट्रेस है वो आपकी कम होती है, टेंशन कम हो जाती है। जी। अच्छा, जब कारगिल युद्ध हुआ, जैसे कि एक अचानक से हम पर थोप दिया गया कि युद्ध, आज हम मानते हैं कि हम काफी सक्षम हैं। जैसे आप सिंदूर में हमने देखा कि हमने अब सीमा पार ना करके ही उनके काफी एयरपोर्ट जो है वो ध्वस्त कर दिए, अपनी सीमा में रहकर ही। और उस वक्त बहुत ज्यादा जो है सुविधाएं नहीं थी हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए, उतने
उस तरह के हथियार भी नहीं थे जब कारगिल युद्ध हुआ। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिससे शौर्य जो है वो भी झलकता है एक देश सैनिक का, और मीटिंग उससे के साथ। दूसरे जो सैनिक हैं हमारे उन्हें भी आत्मबल मिलता है, और ठीक है। देश को थोड़ी सी संतुष्टि भी मिलती है कि हाँ, जैसे आपने कहा कि अनु। हम जो है हमारे पास हम उसी से लड़ेंगे, जो हाँ, हमारे पास सुविधाएं हैं हम उसी से लड़ेंगे। तो ये मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, ये कहाँ से अनु विचार अनु और किस तरह? अनु अनु। ये उन दिनों में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी होती थी, जी और फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने की वजह से हमारे हथियार तो जो बाहर से आते थे, बाहर से हमको खरीदने पड़ते थे, तो वो हमको कई सालों तक बिल्कुल नहीं मिले। और जी बल्कि जो हमारे पास होने चाहिए, तो वो 100% की बजाय हमारे पास 60 या उससे भी कम प्रतिशत के तादाद में थे। जी कुछ समय हमने कश्मीर की जो लड़ाई हो रही थी अंदर, तो उसकी वजह से हमको कई यूनिटें और खड़ी करनी पड़ी, और उसको भी हमको रेगुलर यूनिट को अपने हथियार उनको भी देने पड़े। तो हथियारों की जो हथियार एमुनिशन खासकर, इन चीजों की बहुत कमी थी। और ये सबको मालूम था, मीडिया को भी मालूम था। तो जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि अभी इतनी लड़ाई हो रही है और आपके पास तो हथियार भी कम है, इक्विपमेंट भी बहुत कम है, जी और उस वक्त सर्वेलेंस डिवाइसेस भी हमारे पास नहीं थी, तो अभी आप क्या करेंगे? तो उस वक्त मैंने ये बोला कि वी शैल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव, जी कि जितने भी हमारे पास हथियार है हम उन्हीं से लड़ाई लड़ेंगे। तो वो आ, काफी आ, जो था मेरा वाक्य काफी फैल गया, जी और सबको सच्ची बात थी। क्योंकि अगर आप लड़ाई के अंदर कोई हथियार लेते भी हैं, मिलते भी हैं, तो आप जी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको आपको टेस्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी। तो जो आपके पास हथियार लड़ाई से पहले हैं, उन्हीं से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इससे एक तो प्रेरणा भी मिली होगी सैनिकों को, जो सैनिक सीमा पर युद्ध भूमि पर में है। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल प्रेरणादायक रही है। आपकी एक इसलिए वाक्य ने एक पूरी। किस्सा इसके ऊपर सुनाता हूँ आपको, जी कि एक दिन मुझे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जनरल साहब, आपने उस दिन ये बोला था, तो क्या सोचा था आपने? मेरे से पूछा। तो मैंने उनको हंसकर बोला, मैंने कहा कि सर मैं तो सैनिक हूँ, और मुझे पॉलिटिशियन की तरह डबल स्पीक करने की आदत नहीं है कि कुछ जी बोलो और कुछ करो। जी तो उनको जी मैंने हंस के बोला, मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जी अगर वो मेरे से कुछ गलत बात सुनेंगे, तो मेरे जो जवान लोग हैं उनका मोराल नीचे हो जाएगा, जी और जी वो मैं नहीं चाहता हूँ। जी जी और ये भी हो सकता है कि वो उसके बाद में मेरा हुक्म नहीं माने। तो आप हम्म। तो समझिए कि एक फौजी जो है, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गप जी नहीं मार सकता। तो जी वो सही हालत है, वही उसी के बारे में बताएगा। जी। अच्छा, IIMUN, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं ताकि जो और शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी इससे जुड़ सकें, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक एनजीओ संस्था है जो बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई है, जी 2014 से शुरू हुई हुई है। और आज मैं और मेरे कई और साथी हैं, जाने पहचाने लोग हैं, बड़े मानता है उनकी भी, वो सब एडवाइजर ग्रुप में हैं। तो मैं उनका जी एक एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर हूँ। और वो हमारा एम ये है कि दुनिया भर के लोग जो हैं, वो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जी उसको समझें, हाँ, भारतीय बात संस्कृति को समझें, और उसके समाज के साथ में आपस में मिलजुल कर काम करें। दैट इज जी व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, जी IIMUN। और इसमें हम बच्चे 15 साल से 20 साल के ही लेते हैं। जी और
जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग वहां पर साथ में रह जाते हैं एज इंस्ट्रक्टर, पर जी। बाकी छोड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त कोई 35,000 बच्चे अभी उसको छोड़ के बाहर चले गए हैं। लेकिन उनको हम डिस्कशन, डिबेट्स, इंटरव्यूज, ऐसी चीजों जगह जगह के ऊपर ले भी जाते हैं और उनके डिबेट कराते हैं, डायलॉग होता है सबके साथ में, ताकि वो समझें कि जो हम लोग आजकल की डिस्कशन है, हमारा मुद्दा, एम ये है कि वो जो लीडर्स बने, अच्छे जी। लीडर बने बड़े होकर। तो उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को कार्रवाई, तो वो ऐसा हम उनको कार्रवाई करते हैं। इस जी। वक्त हमारे पास तकरीबन 7,000 बच्चे हैं। और आपको ये आश्चर्य होगा कि इस वक्त 38 देशों के अंदर हमारे लोग गए हुए हैं। और तकरीबन 220 सिटीज के अंदर हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। तो जगह जगह के ऊपर ये डिस्कशन होते हैं। और साल में एक दफा बॉम्बे में हम लोग मिलते हैं और जी। एनुअल मीटिंग करते हैं। और बाकी देश भर में और बाकी देशों में भी ये हमारी जो है महान जो हमारी ट्रेनिंग की कार्रवाई है वो चलती रहती तो जनरल मलिक जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें, अपने कार्यकाल के समय की बातें भी हमारे साथ साझा की। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो रणनीतिक जो कदम हैं सेना के दृष्टि से भी, वो आपने साझा की हमारे साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो आपकी मुलाकातें हुई, वो भी आप हम हमारे साथ आपने साझा की। और युद्ध में कैसे जो भी हथियार हमारे पास हैं उन्हीं से लड़ना है, वो भी एक सोच है प्रेरणादायक। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपका इस मंच से। और आज के इस अनावरण कार्यक्रम में जो आपने हमारे कवितावली अगस्त अंक का अनावरण किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा हमारे जो संपादक हैं प्रयागराज से, उन्हें आमंत्रित करना इस मंच पर। डॉक्टर है। आपका बहुत अरुण बहुत कुमार धन्यवाद। त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी औपचारिक धन्यवाद। धन्यवाद जो है वो प्रेषित करेंगे। धन्यवाद आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी। शब्दों की शक्ति और शास्त्र की गरिमा जब एक ही मंच पर आ जाए तो वह क्षण केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक इतिहास बन जाता है। आज कवितावली के अगस्त अंक के इस अलंकरण समारोह में हम सभी ने शब्दों की ऊष्मा और राष्ट्र भक्त की चेतना को एक साथ अनुभव किया। हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, परम विशिष्ट सेवा मेडल एवं अति विशिष्ट सेवा मेडल से सुशोभित पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक जी का, जिन्होंने अपने विचारों से न केवल इस मंच को गरिमा प्रदान की बल्कि यह भी सिखाया कि देशभक्त केवल सीमा पर ही नहीं, कलम और चेतना में भी जीवित रहती है। आपका सानिध्य हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही हम सभी साहित्यकारों, कवियों एवं साहित्य प्रेमियों का भी आभार प्रकट करते हैं। आपने अपने विचारों और उपस्थिति से इस मंच को जीवंत किया। विशेष धन्यवाद कवितावली संपादकीय मंडल के सभी सदस्यों, समूह संपादक श्री राजीव निशाना जी, मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी, वित्तीय सलाहकार सुश्री इनू शर्मा जी, संपादक श्री प्रेम बिज जी, सलाहकार संपादक डॉक्टर विजय कपूर जी, संयुक्त संपादक सुश्री अलका कांसरा जी, डॉक्टर संतोष गर्ग जी, सुश्री तरुण पुंडीर जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, सलाहकार सुश्री निर्लेप होरा जी, श्री गणेश दत्त बजाज जी, श्री दुर्गेश पयागी जी, श्री साहिल सिंह जी तथा जापान की देश प्रमुख सुश्री सुदेश मोदगिल जी, अमेरिका की देश प्रमुख
सुश्री सुषमा मल्होत्रा जी, डॉक्टर पवन कुमार जैन जी, KS चटवल जी, कमल अरोरा जी, मंजूषा जी, राजेश अटरे जी, संजय मल्होत्रा जी, सरला भारद्वाज जी, जिन सभी के अथक प्रयास, साहित्य निष्ठा और सांस्कृतिक समर्पण ने इस अंक को संभव बनाया। मैं अरुण कुमार त्रिपाठी, संपादक कवितावली, इन्हीं शब्दों के साथ इस समारोह को यहीं विराम देना चाहता हूं, इसी कामना के साथ कि यह साहित्यिक यात्रा निरंतर चलती रहेगी, शब्दों में, विचारों में और कर्म में। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जय बाबू। हिंद, और आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।